आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। कॉल राउस का नियम। कॉल राउस का नियम पढ़ने से पहले हम अपनी पिछले वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने चालकता तथा मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव के बारे में समझ लिया था। ठीक है। कॉल राउस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विभिन्न विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता और उनकी सांद्रता के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तथा विलेन की सांद्रता के वर्गमूल यानी √c के मध्य एक आरेख निरूपित किया। और जो आरेख निरूपित किया वो उन्होंने किस प्रकार से निरूपित किया उसके बारे में हम समझेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जब उन्होंने एक आरेख ये बनाया होगा, तब आरेख बनाने के लिए उन्होंने एक √c और मोलर चालकता के मान को निर्धारित किया होगा। ये सभी मान उन्होंने पहले से प्रायोगिक तौर पर प्राप्त किए होंगे। हम ये मान लेते हैं कि √c, ये देखो √c तथा λm यानी सांद्रता का वर्गमूल के मान और मोलर चालकता के मान, ये उन्होंने प्रायोगिक तौर पर प्राप्त किए होंगे और प्राप्त करने के बाद उन्होंने आरेख बनाया होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर √c का मान और λm के मान जो भी हैं, √c का मान, λm का मान, √c का मान, λm का मान, ऐसे मान उन्होंने निर्धारित किए होंगे। क्योंकि अपने पास मान तो है नहीं, लेकिन मान लिया कि उन्होंने पहले ये मान निर्धारित किए होंगे। मान निर्धारित करने के बाद उन्होंने विद्युत अपघट्य और उन्होंने विद्युत अपघट्य पदार्थ दोनों प्रकार के लिए थे, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, दोनों को लेकर के उन्होंने आरेख बनाया था। ठीक है। और आरेख किसके मध्य बनाया था? विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ΔM और विलेन की सांद्रता के वर्गमूल √c के मध्य आरेख निरूपित किया था। ठीक है। तो उन्होंने आरेख जो बनाया था किस प्रकार से बनाया था उसके बारे में सब समझते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले कोई एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं और विद्युत अपघट्य पदार्थ में सबसे पहले हम प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ की ये √c का मान देखते हैं। ये √c का मान क्या है? ये है, ये हमने मान लिया, ये √c का मान है। ठीक है। और दूसरा √c का मान ये है, यहाँ से यहाँ पर √c का मान, यहाँ से यहाँ पर √c का मान। ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर √c का मान, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखा यहाँ पर √c का मान आता है। यानी अलग अलग सांद्रताएं। ठीक है। √c का मान यानी विलेन की अलग अलग सांद्रताओं के मान हो गए जिनको इस आरेख पर निरूपित किया गया। इस प्रकार से हमने आरेख पर निरूपित कर लिया। ये 4 मान हमने मान लिए, ये 4 ही मान माने, और भी मान हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने 4 मान मान करके इस आरेख में निरूपित किए और निरूपित करने के बाद हम इन मानों को मिला देते हैं, एक रेखा खींच करके इन मानों को मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो हमने √c और λm के मानों को देख करके यहाँ से √c और इधर से λm, यहाँ से √c और इधर से λm। ठीक है। यहाँ से √c का मान, ठीक है, और इधर से λm, यानी λm और √c के मानों को देख करके हमने एक आरेख निरूपित किया। ठीक है। हमने नहीं, कोलराउस ने निरूपित किया था। तो उन्होंने इस प्रकार से आरेख को बनाया और इस प्रकार के आरेख को बना करके क्या देखते हैं, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक कैसी रेखा प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी एक रेखीय आरेख प्राप्त होता है। कैसा आरेख है ये? रेखीय आरेख है। तो इसको लिख देते हैं हम, कैसा आरेख है ये? रेखीय आरेख है। तो ये रेखीय आरेख यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर हमने कौन सा विद्युत अपघट्य माना था? प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी ये जो हमने मान लिए किसके लिए लिए थे? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लिए थे। तो ये जो आरेख है किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघट्य।
और प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में माने तो हम मान सकते हैं कौन सा पदार्थ ले सकते हैं यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर हमने पोटेशियम क्लोराइड पदार्थ ले लिया, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड के ये √C के मान, ये उसकी मोलर चालकता के मान, ठीक है। तो मोलर चालकता के मान और √C के मानों को देख करके हम क्या करते हैं, आरेख प्लॉट कर लेते हैं। एक रेखीय आरेख हमें प्राप्त हो जाता है। कैसा आरेख प्राप्त हुई है, रेखीय आरेख प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, ये बात होगी किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। अब हम देखें तो अब हम लेते हैं एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या लेते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य के मानों को लिया, ठीक है। कोलराउस ने जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के √C के मान और मोलर चालकता के मानों को लेकर के जब आरेख निरूपित किया तो किस प्रकार का आरेख बनता है उसका ये मान लेते हैं। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है। यानी ऐसे कई पॉइंट हो सकते हैं। तो ये यानी इस प्रकार से देखते हैं कि √C दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। अब हम ये आरेख किसके लिए निरूपित कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये बना रहे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बना रहे हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की ये √C के मान, ये √C के मान हम क्या देखते हैं, √C का मान इधर से इधर की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। सांद्रता घटने, सांद्रता तो यहाँ पे घट रही है, लेकिन लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी सांद्रता घटने के साथ क्या होता है, मोलर चालकता का मान यानी लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है, ठीक है। ये बात देखते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए यहाँ पर सांद्रता कम हो रही है और मान किसका बढ़ रहा है, लैम्डा एम का मान यानी मोलर चालकता का मान बढ़ रहा है। दोनों में अंतर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान क्या है, कम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान अधिक बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब तनुता बढ़ती है यानी सांद्रता कम होती है, ठीक है। यानी तनुता बढ़ती है, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सांद्रता कम हो रही है। सांद्रता क्या हो रही है, विलयन की कम हो रही है, अर्थात तनुता बढ़ रही है। इधर से इधर की ओर आते हैं तो सांद्रता कम होती है और तनुता बढ़ती है, क्योंकि सांद्रता समानुपाती 1/तनुता या तनुता समानुपाती 1/सांद्रता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से तनुता बढ़ने के साथ, इधर इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, इसलिए तनुता बढ़ने के साथ क्या होती है, मोलर चालकता बढ़ती है, ठीक है। तनुता बढ़ने के साथ मोलर चालकता बढ़ रही है। यहाँ पर भी तनुता बढ़ने के साथ, ये देखो सांद्रता घट रही है यानी तनुता बढ़ रही है। तनुता बढ़ने के साथ मोलर चालकता देखो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मोलर चालकता का मान कम बढ़ रहा है, लेकिन इसमें मोलर चालकता का मान अधिक बढ़ रहा है। इसके बारे में और भी आगे बातें करेंगे। फिलहाल अभी हम इस आरेख को जोड़ते हैं, ठीक है। यानी इन पॉइंट को पॉइंट से जोड़ करके हम आरेख को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं पहले। तो हमने ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए √C के मानों और लैम्डा एम के मानों को देख करके हमने ये आरेख बना लिया, आरेख प्लॉट कर लिया। आरेख के जो बिंदु थे उनको हमने जोड़ दिए। तो हमें ये जो आरेख जो दिखाई दे रहा है, ये रेखीय आरेख नहीं दिखाई दे रहा, ये कैसा, ये घुमावदार है, ठीक है। यानी यार इसमें एक बले सी बन रही है, यहाँ पर एक सीधी रेखा नहीं है। अर्थात ये जो यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कैसा रेखीय आरेख बना था, लेकिन इसका रेखीय आरेख नहीं है। तो ये आरेख क्या कहलाएगा, अरेखीय आरेख, अरेखीय आरेख कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए था, दुर्बल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में यदि हम उदाहरण लें तो उदाहरण क्या मान सकते हैं, आपका CH3 COOH ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आरेख बन गया। एक प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए बना लिया और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी बना लिया। दोनों में अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें सांद्रता का मान घटता है या तनुता बढ़ती है, सांद्रता घटती है या तनुता बढ़ती है, तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है, लेकिन मोलर चालकता का मान अधिक नहीं बढ़ता है।
ध्रुवल विद्युत अपघट्ट को देखें तो ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की जब तनुता बढ़ाते हैं, ठीक है, तनुता कैसे बढ़ाते हैं, विलायक मिलाकर के बढ़ाते हैं, पिछली वीडियो में समझ चुके थे इस बारे में। तो ध्रुवल विद्युत अपघट्ट विलयन की जब तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ने के साथ यानी सांद्रता घटने के साथ, ये सांद्रता घट रही है यानी तनुता बढ़ रही है, तो तनुता बढ़ने के साथ क्या होता है, इसमें मोलर चालकता के मान तीव्र गति से बढ़ते हैं यानी अधिकतम बढ़ते हैं। तभी तो जब तीव्र गति से बढ़ते हैं, यदि कम बढ़ते हैं तो एक सीधी सी रेखा आती, लेकिन यहाँ पर मान जो है ना लैम्डा एम के लिए अधिक तीव्रता से यानी अधिकतम मान बढ़ते हैं, जिससे कि एक वलय टाइप की रेखा अर्थात अरेखीय आरेख प्राप्त होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम ये बात समझ चुके थे कि विलयन की मोलर चालकता जो होती है वह तनुता के समानुपाती होती है, यानी तनुता बढ़ने के साथ लैम्डा एम का मान अर्थात मोलर चालकता का मान बढ़ रहा है। तो ये बात हम पिछली वीडियो में भी समझ चुके थे। क्या समझ लिया था हमने वहाँ पर, लैम्डा एम यानी मोलर चालकता समानुपाती किसके, तनुता के, तनुता के समानुपाती होती है। या सांद्रता के बारे में कहें तो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/, सांद्रता सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तनुता ही किसके समानुपाती यानी लैम्डा एम क्यों होती है, क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ती है। तनुता के साथ समानुपाती आयनन या वियोजन, एक ही बात है, आयनन या वियोजन की मात्रा। ये बात हम पिछली वीडियो में समझ चुके थे। ठीक है, मोलर चालकता जो होती है वह मोलर चालकता तनुता के समानुपाती, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती और आयनन की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी तनुता बढ़ेगी तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, यानी तनुता बढ़ रही है, इधर से इधर आ रहे हैं तो तनुता बढ़ रही है यानी सांद्रता घट रही है। ठीक है, सांद्रता घट रही है, तनुता बढ़ रही है। तो तनुता बढ़ने के साथ इस लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है। लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है। ठीक है, और तनुता बढ़ने के साथ ही विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा बढ़ती है। ये बात हम पिछली वीडियो में समझ चुके थे इस बारे में अच्छी तरीके से, और देख लेना उस वीडियो को, कोई कंफ्यूजन हो तो। लेकिन इस बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके। अब हम यहाँ देखें प्रबल विद्युत अपघट्य को आरेख को देखें तो इसमें सांद्रता घटने के साथ अर्थात तनुता बढ़ने के साथ इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो तनुता बढ़ रही है। तो तनुता बढ़ने पर क्या होता है, मोलर चालकता का मान भी बढ़ रहा है। पहले यहाँ था मोलर चालकता का मान, फिर देखो थोड़ा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे यदि हम तनुता को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति वो आएगी जहाँ पर तनुता कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अर्थात सांद्रता कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इधर से इधर की ओर आते तो ये पॉइंट किसका है, शून्य सांद्रता का, यानी सी बराबर इस यहाँ पर क्या है, 0, यानी सी बराबर इस स्थिति में यहाँ पर सी बराबर क्या है, 0 है, तो यानी शून्य सांद्रता है। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर आएंगे तो सांद्रता कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी तनुता अधिकतम हो जाएगी। इस स्थिति पर जहाँ सांद्रता शून्य होती है वहाँ पर तनुता क्या होती है, अधिकतम होती है। अधिकतम का मतलब अनंत तनुता होती है। इस स्थिति पर तनुता कैसी है, विलयन की अधिकतम है, और सांद्रता कैसी है इस स्थिति में, शून्य है। तो शून्य सांद्रता पर यदि हमारे पास अब ये विलयन की अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान पता करना मुश्किल होता है, तो उस मुश्किल को हल करने के लिए कोलराउस ने बताया कि यदि आरेखीय आरेख को हम आगे की ओर प्लॉट करें, आगे की ओर इसका बहिर्वेशन करें, यानी इसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करें, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने से क्या होता है, ये आगे की ओर लाइन बढ़ जाएगी, और ये लाइन क्या, ये जो रेखीय आरेख होगा वो क्या करेगा, इस वाई अक्ष को इस बिंदु पर काटेगा। ये रेखा किस वाई अक्ष को इस बिंदु पर काटेगी। तो देखो करते हैं इसका बहिर्वेशन। इस रेखीय आरेख का क्या कर रहे हैं, बहिर्वेशन कर रहे हैं, अर्थात एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर रहे हैं।
एक्स्ट्रापोलेशन, ये देखो, तो ये देखो यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया, यानी बहिर्वेशन कर दिया। इसको हम क्या कहेंगे? बहिर्वेशन। अर्थात एक्स्ट्राप्लोटेशन। तो ये बहिर्वेशन कर दिया यानी एक्स्ट्राप्लोटेशन कर दिया, यानी सांद्रता को, बहिर्वेशन का अर्थ क्या हो गया? सांद्रता को कहाँ तक ले जाना? शून्य सांद्रता तक ले जाना। यहाँ पर ये सांद्रता थी, इस सांद्रता को कहाँ तक ले गए? शून्य सांद्रता तक। ये जो सांद्रता थी विद्युत अपघट्य की, प्रबल विद्युत अपघट्य की, इस सांद्रता को हम कहाँ तक ले गए? एक्स्ट्राप्लोट करके शून्य सांद्रता तक ले जाते हैं। अब जैसे ही शून्य सांद्रता पर ये तनुता पहुंचती है, वहां पर लैम्डा एम का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। यानी इस स्थिति में लैम्डा एम का मान कैसा होगा? अधिकतम होगा। इस स्थिति में यहाँ पर लैम्डा एम का मान अधिकतम होता है। लैम्डा एम का मान यानी अधिकतम होता है, लैम्डा एम का अधिकतम मान। ठीक है, ये बात हो गई। और जिस शून्य सांद्रता पर लैम्डा एम का जो अधिकतम मान होता है, उसी अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को या सीमांत मोलर चालकता को लैम्डा एम इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, ये बात हो गई। तो शून्य सांद्रता पर लैम्डा एम का मान अधिकतम, और उसी मान को क्या कहते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ इस शून्य सांद्रता पर इस प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए यहाँ पर लैम्डा एम का मान कैसा है? अधिकतम है। ठीक है, ये बात स्पष्ट होगी, सभी को ध्यान रखना। तो शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। कोलराउस का लैम्डा एम तथा अंडर सी के मध्य आरेख बनाने के बाद अब हम इस आरेख में जो जो हमें पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें एक ये दिखाई देता है कि रेखीय आरेख दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ये रेखीय आरेख दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो रेखीय आरेख प्रदर्शित करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जो रेखीय आरेख प्रदर्शित करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जो अरेखीय आरेख प्रदर्शित करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये बात हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस बात को हम लिख भी सकते हैं। कोलराउस का ये जो आरेख है, ये आरेख प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। तो प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर कोलराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया था। और वो समीकरण क्या है वो देखें, ध्यान देंगे। इस आरेख के आधार पर यानी इस आरेख के आधार पर प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कोलराउस ने एक समीकरण प्रतिपादित की थी। ठीक है, और वो क्या समीकरण थी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सरल रेखा है और सरल रेखा के लिए कोई समीकरण निर्धारित कर दी उन्होंने। और वो समीकरण क्या प्रतिपादित की? लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा एम क्या है? ये जो लैम्डा एम है ये किसको निर्धारित करता है? इसका अर्थ होता है सी सांद्रता पर मोलर चालकता।
ठीक है। और इसका मतलब क्या है, अनंत तनुता पर अनंत तनुता, अनंत तनुता कहें शून्य सांद्रता कहें, शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब किससे हो गया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता से हो गया। इस v का मतलब स्थिरांक से है और अंडर सी का मतलब होता है सांद्रता का वर्गमूल। ठीक है, तो ये समीकरण किसके लिए प्रतिपादित की, इस रेखीय आरेख के लिए, यानी प्रबल विद्युत अपघट्ट के रेखीय आरेख के लिए कोलराउस ने एक समीकरण प्रतिपादित की थी। यह समीकरण प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, कोई सिद्धांतिक आधार नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं, अब हम इस आरेख को देखें तो इस आरेख में हमें एक बात दिखाई देती है कि तनुता बढ़ने के साथ, इधर से इधर आ रहे हैं तो तनुता बढ़ रही है, तनुता बढ़ने के साथ इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, तनुता बढ़ रही है। तनुता बढ़ने के साथ लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है, तनुता बढ़ाई, ये देखो लैम्डा एम का मान अधिक हो गया, तनुता बढ़ गई, यानी इधर से इधर आए तनुता बढ़ रही है, तनुता बढ़ी, लैम्डा एम का मान और अधिक हो गया, और आए इधर तनुता बढ़ गई, लैम्डा एम का मान और अधिक हो गया, तनुता बढ़ी, लैम्डा एम का मान और अधिक हो गया, और तनुता बढ़ी, लैम्डा एम का मान और अधिक हुआ। तो लैम्डा एम का मान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ता ही जा रहा है दोनों में। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें लैम्डा एम का मान कम बढ़ता है, जबकि ध्रुवल विद्युत अपघट्य का तनुकरण करते हैं तो लैम्डा एम का मान अधिक बढ़ता है। इस बात पे भी चर्चा करेंगे आगे अभी हम थोड़ी देर में, लेकिन ये बात हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि लैम्डा एम का मान जो होता है वो तनुता के समानुपाती होता है, अर्थात तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान बढ़ता है। तो इसी बात को हम यहाँ पर भी नोट कर लें, विद्युत अपघट्य, क्योंकि ये बात हमें इस आरेख में दिखाई दे रही है, जो बात दिखाई दे रही है उस हर एक बात को हम यहाँ पर नोट करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देती है जो बात, उसको नोट कर लेते हैं स्टार लगा करके। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का तनुकरण करते हैं, क्या करते हैं, तनुकरण, तनुकरण करने पर या तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, तनुकरण करने पर या तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान जो होता है वह लैम्डा एम का मान बढ़ता है। विद्युत अपघट्य का तनुकरण करते हैं या तनुता बढ़ाते हैं तो लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है, बढ़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ये बात हमने यहां से ले ली। देखो लैम्डा एम का मान तनुता बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ने के साथ आयनन की मात्रा बढ़ती है। ये बात क्लियर होगी यहाँ पर, और यही बात हमें इस आरेख में भी दिखाई दे रही है कि तनुता बढ़ने के साथ लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा, यानी विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है उसकी आयनन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ये बात हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके थे। तो आरेख में हमें यह दिखाई देता है कि तनुता बढ़ने पर, यानी तनुता बढ़ने के साथ साथ वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बढ़ने का प्रभाव प्रबल विद्युत अपघट्य के रेखीय आरेख से यह दिखाई दे रहा है कम है। ठीक है, और जबकि ध्रुवल विद्युत अपघट्य के अरेखीय आरेख से देखें तो आयनन की मात्रा अधिक बढ़ती है, और प्रबल विद्युत अपघट्य के आरेख को देखें तो आयनन की मात्रा क्या होती है, कम बढ़ती है। तो ये दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। तो तनुता बढ़ने का जो प्रभाव है वो प्रबल विद्युत अपघट्य में कम दिखाई दे रहा है और ध्रुवल विद्युत अपघट्य पर अधिक दिखाई देता है।
ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कोलराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के रेखीय आरेख का बहिर्वेशन किया। बहिर्वेशन यानी यहाँ तक तो सांद्रता थी हमारे उनके पास, लेकिन आगे अनंत तनुता पर मूलर चालकता अर्थात शून्य सांद्रता पर मूलर चालकता का मान नहीं था। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया, उसी सांद्रता को यानी कहाँ तक ले गए, शून्य सांद्रता तक ले गए और वाई अक्ष को जहाँ पर काटा वही वाई अक्ष पर लैम्डा एम का अधिकतम मान होता है। वही अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, अनंत तनुता पर मूलर चालकता का मान कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखें दुर्बल विद्युत अपघट्य को आरेख को देखें तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आरेख का बहिर्वेशन करें। यहां तक तो हमारे पास मान है, ये जो मान है यहां तक तो हमारे पास मान है, लेकिन इसके आगे के मान हमारे पास अनंत तनुता के लिए नहीं है। तो इस आरेख का यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अरेखीय आरेख का हम यदि बहिर्वेशन करें, बहिर्वेशन का मतलब एक्स्ट्रापोलेशन करें डॉटेड लाइन के द्वारा, तो ये लाइन सीधी जाएगी अर्थात वाई अक्ष को काटेगी नहीं। जब वाई अक्ष को काटेगी नहीं तो हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें एक अंतर दिखाई दिया कि प्रबल विद्युत अपघट्य के रेखीय आरेख द्वारा वाई अक्ष को काटा जा सकता है, क्योंकि लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के अरेखीय आरेख के द्वारा वाई अक्ष को काटा नहीं जा सकता, यानी वाई अक्ष को ये काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोलराउस ने इसका तो अनंत तनुता मोलर चालकता का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा, लेकिन इसके लिए दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान प्राप्त करना आसान नहीं होता है। इसके लिए कोलराउस ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, और वो नियम हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी के आगे। तो वो नियम क्या था इसके बारे में समझेंगे, लेकिन अभी जो बात हमने कही उस बात को पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, और नोट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य यानी केसीएल मान लें। प्रबल विद्युत अपघट्य केसीएल के लिए लैम्डा एम तथा अंडर सी के मध्य आरेख खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसमें अंडर सी को कम करने पर लैम्डा एम का मान बढ़ता है। लैम्डा एम इन्फिनिटी के मान को प्राप्त करने के लिए अनंत तनुता मोलर चालकता को प्राप्त करने के लिए इस आरेख का यानी रेखीय आरेख का बहिर्वेशन करते हैं। तो यह बहिर्वेशन करने पर यह रेखा वाई अक्ष पर काटती है। जहां पर ये वाई अक्ष पर काटती है वही मान क्या कहलाता है, लैम्डा एम का मान होता है। लैम्डा एम का यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होता है। ठीक है, इस बात को अभी लिखते हैं। और दूसरी बात हमने क्या देखा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी CH3COOH के लिए विभिन्न मोलर चालकता तथा सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख खींचते हैं तो अरेखीय आरेख प्राप्त होता है, जिसमें अंडर सी यानी सांद्रता का वर्गमूल को कम करने पर, इधर से इधर जा रहे हैं तो सांद्रता को कम कर रहे हैं, कम करने पर लैम्डा एम का मान अधिक बढ़ता है। देखो अधिक बढ़ रहा है, एकदम तीव्रता से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब लैम्डा एम का मान अधिक बढ़ता है। इस अरेखीय आरेख का बहिर्वेशन करते हैं तो वाई अक्ष को नहीं काटता है, जिससे लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता अर्थात सीमांत मोलर चालकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा इन्फिनिटी अर्थात सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम प्रतिपादित किया था। और वो नियम क्या है वो आगे अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो बात हमने आपको समझाई इस बात को हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले नोट करता हूं मैं इस बात को। तो कोलराउस के आरेख को देख करके प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो बात हमने अभी कही थी उस बात को मैंने नोट किया कि प्रबल विद्युत अपघट्य केसीएल के लिए लैम्डा एम अंडर सी के मध्य आरेख खींचने पर सरल रेखीय आरेख प्राप्त होता है। ये सारी बात हम कर चुके हैं, अभी फिर से क्या सुनाना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लास्ट में दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या देखते हैं कि लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, अरेखीय आरेख का बहिर्वेशन करते हैं। तो अतः दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए
दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने आयनों के स्वतंत्र अवगमन का नियम प्रतिपादित किया। अब हम कोलराउस के स्वतंत्र अवगमन का नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और हम देखते हैं। एक चीज क्या है कि यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कोलराउस ने एक समीकरण प्रतिपादित किया था, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। लेकिन इस समीकरण का एक गणितीय आधार हमारे एक वैज्ञानिक थे, ऑसेंगर ने गणितीय आधार प्रतिपादित किया था कोलराउस के समीकरण के लिए। तो वो गणितीय आधार क्या था, तो ध्यान देंगे गणितीय आधार में क्या किया कोलराउस ने। यहाँ पर ये जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम वही है लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी सीमांत मोलर चालकता का मान भी वही है। फिर उसके बाद ये माइनस, यहाँ पर माइनस, और फिर यहाँ पर ये बी यानी स्थिरांक। यहाँ पर स्थिरांक के रूप में कितना मान होता है उसी को ऑसेंगर ने गणितीय रूप के रूप में प्रतिपादित किया। और वो क्या मान है उसको हम लिखते हैं। देखो 82 यानी 82 82.48 अपॉन कैपिटल टी की घात 1/2 और इसी के इंटू में नीटा, इंटू में क्या लिखा नीटा, प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन डी टी की घात 3/2 यानी स्पी की जगह, और फिर आगे लैम्डा एम इन्फिनिटी ब्रैकेट बंद, यानी इस बी की जगह हमने एक गणितीय रूप लिखा, ठीक है। ये गणितीय रूप किसने दिया था, ऑसेंगर ने दिया था। और फिर उसके बाद ये क्या है अंडर रूट सी, यहाँ पर ये अंडर रूट सी लिखे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये क्या था, ऑसेंगर ने जो कोलराउस का जो समीकरण था उसको गणितीय रूप के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया, ठीक है। लैम्डा एम वही है, लैम्डा एम इन्फिनिटी वही है, माइनस वही लिखा है, v की जगह ये गणितीय मान दिया है और अंडर रूट सी गुणा में वही है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर ऑसेंगर ने डी टी के रूप में क्या ले लिया, नीटा का मतलब किससे है, तो यहाँ पर डी का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ कैपिटल डी बराबर क्या है, विलायक का परावैद्युतांक है, विलायक का परावैद्युतांक स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक कह सकते हैं इसको। और कैपिटल टी का मतलब क्या है, परमताप से, कैपिटल टी का मतलब किससे, परमताप से हो गया। और यहाँ पर एक दिया है नीटा, इस नीटा का मतलब किससे है, इस यहाँ पर जो नीटा है, ये नीटा का मतलब विलयन की श्यानता से है, विलयन की श्यानता। विलयन की श्यानता का मतलब क्या हो गया, यानी विलयन की श्यानता अधिक होगी तो इसका मतलब ये हो गया विलयन का गाढ़ापन अधिक होगा, ठीक है। तो विलयन की श्यानता के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बात हो चुकी पहले भी विलयन वाले पार्ट में, या फिर 11th क्लास में हम इस बारे में बात कर चुके हैं विलयन की श्यानता। और उसके बाद यहाँ पर सी जानती हैं सभी, विलयन की सांद्रता। तो डी का मतलब परावैद्युतांक स्थिरांक से हो गया, टी का मतलब परमताप से है, ठीक है, और नीटा का मतलब विलयन की श्यानता से है। तो ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में इस समीकरण को यदि थोड़ा सा सुधार किया जाए तो सुधार करके क्या किया, इस मान की जगह ए लिख सकते हैं, इस मान की जगह बी लिख सकते हैं, यानी ए बराबर क्या करते हैं इसमें, यदि
कैपिटल ए बराबर 82.48 अपॉन dt की घात 1/2 नीटा, और कैपिटल बी बराबर 8.20 इंटू 10 अपॉन dt की घात 3/2 ये रख दें। तो समीकरण क्या बनेगी अब ये? तो ये देखो समीकरण बन जाती है लैम्डा m बराबर, ठीक है, क्या समीकरण बनेगी उसको ध्यान से देखें। लैम्डा m बराबर लैम्डा m इन्फिनिटी, ये लिख दिया, उसके बाद माइनस है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इसकी जगह a लिख देंगे, ठीक है, और फिर ये प्लस का निशान है, प्लस लिख दिया, इसकी जगह b लिख देंगे, और ये लैम्डा m इन्फिनिटी है गुणा में, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ये अंडर रूट c, ठीक है। यानी इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यदि कहे कि ऑसेंगर का गणितीय समीकरण के आधार पर समीकरण लिखिए, तब तो ये लिखेंगे, और कहे कि कोलराउस का समीकरण लिखिए, तब तो ये समीकरण लिखेंगे। ये समीकरण किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है, उसके आरेख को बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता है, उसके आरेख का एक्स्ट्रापोलेशन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य का एक्स्ट्रापोलेशन किया जा सकता था, जिसके कारण इसकी ये समीकरण बनी थी, ठीक है। और ये ऑसेंगर ने उस समीकरण को गणितीय रूप प्रतिपादित किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई।